हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले। ये पूरा प्रीवियस का सेट है, तो इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इसको लास्ट तक देखना एंड अपना लास्ट में स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है और कितने आपने क्वेश्चन अटेंड किए और कितने आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो सीडीपी पेडागोजी होती है दोनों की सेम होती है। कभी कभी जो क्वेश्चन आपको पेपर 1 में देखने को मिलते हैं वही पेपर 1 में भी रिपीट होते हैं। तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये पेपर 1 के लिए या फिर पेपर 2 के लिए है। ठीक है, तो दोनों के लिए काफी हेल्प करेगी। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी पेडागोजी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, सीडीपी हो गया, सभी के कंटेंट की क्लासेस मिली हैं। साथ ही साथ अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 5 बजे की क्लास है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस चलती हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो पेपर 1 भी आपका क्लियर हो जाएगा, पेपर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके जो है सीटेट फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लिया था, वैसे मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ और आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला है क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, यानी जो क्लासरूम है उसको अर्थपूर्ण बनाना है, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग जो है बनानी है क्लासरूम में। तो एक अध्यापिका क्या करेगी, किसको जो है अप्रिशिएट करेगी या फिर किसको जो है प्रमोट करेगी? तो पहला है ऑप्शन, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। यानी कि जो विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट जो हैं, उनकी आप हेल्प करेंगे कि उनके जो इमोशन है, ठीक है, और जो मोटिवेशन है उसमें क्या है वो सुव्यवस्थित, यानी कि जो है बैलेंस बना पाए। ठीक है, अगला जो है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और जो है नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो ये कहना आपका गलत होगा, क्योंकि क्या है, क्लास में आप जो है नामांकित नहीं कर सकते, वर्गीकृत नहीं कर सकते, अलग थलग आप नहीं कर सकते। एनसीएफ भी इसी पे जोर देता है और आपका जो है इंक्लूसिव एजुकेशन भी यही कहता है कि हमको सभी बच्चे को क्या है इंक्लूड करना है। जैसा भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, देखने में कैसा है, कोई मैटर नहीं करता, हमको सभी बच्चे को इंक्लूड करना है। बच्चे की नीड के अनुसार हमको क्या करना है, उसको प्रोग्रेस करवाना है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो सके, यानी बहु परिप्रेक्ष्य जो है वो करने में सशक्त हो सके। तो विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों में आप संवाद करवा रहे हो, डिस्कशन करवा रहे हो, क्लासरूम में परिचर्चाएं हो रही हैं, तो इससे बच्चे प्रोत्साहित होंगे, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बच्चे एक्टिव होंगे, जिसमें वे जो बहु परिप्रेक्ष्य यानी बहुत सारे, जब वो बच्चे क्लासरूम में डिस्कस कर रहे होंगे आपस में, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उनमें बहुत सारी नई बातें भी सीखने को मिलेंगी, वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, उनमें सहयोग की भी भावना आएगी। साथ ही साथ बहुत चीजें ऐसी होंगी जो उनको नहीं पता होंगी, तो डिस्कशन के माध्यम से उनको पता चल रही होंगी। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ है, कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधियों को अपनाना चाहिए। यानी कि जो कक्षा में विविधता है, क्लासरूम में आपको विविधता देखने को मिलती है, तो आप उसकी उपेक्षा कर देंगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। क्योंकि क्लासरूम में जैसे भी बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी उनकी लैंग्वेज रही हो, जो भी उनकी मदर टंग हो, हमको क्या करना है, सभी को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आपका सेकंड गलत है एंड आपका फोर गलत है। फर्स्ट और आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शन होगा। इसमें आपका ऑप्शन जो है थर्ड सही होगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है, प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है जो प्रभावशाली नहीं है। यानी कि जो अधिगम यानी प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, यानी बच्चे के अनुसार जो परिस्थितियां नहीं होती, बच्चे को बचपन में इतना जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा होता, इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा होता, उनको सारी व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, तो जो बच्चे की परिस्थितियों के प्रतिकूल होती हैं और साथ ही साथ वंचित पृष्ठभूमि, यानी कि जो जिनके पास
बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं, पिछड़ा वर्ग होता है जैसे कि गांव में हुए तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं। बाकी जो जनजाति के बच्चे होते हैं, जनजाति जो लोग होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं उनको भी बहुत सारी जो उपलब्धियां हैं वो नहीं प्राप्त हो पाती है। तो वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे हैं उनको संबोधित करने के लिए आप क्या कौन सी इसमें पद्धति जो है प्रभावशाली नहीं है? पहला है विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। अगला है कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल सही बात है कि क्लासरूम में जब आप सहयोग के साथ सिखा रहे हो, समूह बना रहे हो, बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे तो क्या होगा, उनमें हीनता की जो भावना होगी कि ये नीची कास्ट के हैं या फिर ये पिछड़े हैं या इनकी मतलब ये देखने में अच्छे नहीं है या फिर जो भी है बच्चे में, तो किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं आएगी। क्या वो उनमें धीरे धीरे सहयोग की भावना आएगी और एक दूसरे के साथ लर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका जो है सही है, लेकिन हमको क्या है निगेटिव आंसर देना है कि जो प्रभावशाली नहीं है, बट ये तो है प्रभावशाली, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके जो है सम्मुख आई चुनौतियों को सामना करना। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हो और फिर उनके जो सामने प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, चुनौतियां आ रही हैं, उनको आप समझ रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, तो ये आपका ऑप्शन बेस्ट है। आपका ऑप्शन जो है 4 सही होगा, क्योंकि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो आपका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा था प्रभावशाली पद्धति जो है नहीं है, तो आपका 4 ऑप्शन होगा। क्योंकि बच्चा कैसा भी है, क्लासरूम में अगर बच्चा स्कूल आया है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुनने में समस्या है, या फिर उसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, तब भी आप क्या करोगे, उसको इंक्लूड करोगे। आप उससे ये नहीं कहोगे कि आप ट्यूशन पढ़ो जाके, जिससे जो टीचर है उनको हेल्प मिल जाएगी, बच्चे पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा जैसा भी है हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है, उसकी नीड के अनुसार हमको उसकी हेल्प करनी है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक जो है अवस्था, पहला है का कोई आपसी संबंध नहीं है, या फिर की भूमिका नगण्य है, या फिर का कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है यानी इमोशन हेल्थ हुआ आपका, तो इसमें जो सांवेगिक अवस्था है उसका प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए अगर किसी दिन आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आपके इमोशन भी गड़बड़ होते हैं। हो सकता है आप किसी पे गुस्सा कर दो, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही हो, अगर बॉडी में पेन हो रही तो आप हो सकता है रोने भी लगो। तो ये जो फिजिकली अगर आप मतलब फिट नहीं हो तो आपके इमोशन भी जो है वो गड़बड़ होते हैं। तो क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं? तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे की लर्निंग में। अगर फिजिकली आप फिट नहीं हो या फिर आपका ग्रोथ नहीं हो पाया है बहुत ज्यादा अच्छे से, अभी आप मिच्योर नहीं हुए हो, तो क्या आपकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी? क्या आपके संवेग जो है बेहतर हो पाएंगे? क्या आप इनमें बैलेंस बना पाओगे? नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो आपने देखा होगा उसी हिसाब से उसको पढ़ाना होता है। ये तो नहीं क्लास 1 का बच्चा आप उसको 10th की बुकें पढ़ा दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से बच्चे का ग्रो हुआ है, वो फिजिकली कितना मिच्योर हो पाया है, वो इमोशनली कितना मिच्योर हो पाया है, इसके साथ बच्चे का जो सिलेबस बढ़ता जाता है और वो अपना आगे धीरे धीरे प्रोग्रेस करता जाता है। तो इसमें क्या है कि महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है कि बच्चे का फिजिकली हेल्थ कैसी है, और साथ ही साथ इमोशन भी, यानी कि सब कुछ जो है बच्चे के ग्रोथ में अहमियत रखता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 4, इसमें बात कही गई है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। यानी कि अगर क्लासरूम को प्रभावशाली आपको बनाना है तो आप क्लासरूम में कौन सी जो है एक्टिविटी करेंगे, किसका जो है किसकी रचना करेंगे? तो भयावह या फिर सुसाध्य या फिर प्रतिस्पर्धक या फिर सुसाध्य या फिर सहयोगिक या फिर प्रतिस्पर्धिक या फिर प्रतिस्पर्धिक या फिर सहयोगिक। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही होगा, यानी क्लासरूम में आप क्या करेंगे, सहयोग जो है
इसकी रचना करेंगे, यानी सहयोग की जो है सहयोगिक वातावरण की रचना करेंगे कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें। मान लीजिए अगर दूसरा बच्चा, एक बच्चा है जिसको समस्या हो रही तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर रहा है, किसी बच्चे को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही तो दूसरा बच्चा भी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा है, यानी कि क्लासरूम जो है एक दूसरे के सहयोग, हर बच्चा एक दूसरे की मदद करके बच्चे सीख रहे हैं, तो ऐसा वातावरण आपको बनाना है। बजाय कि क्या है प्रतिस्पर्धी, यानी एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि एक हर बच्चा एक दूसरे से कंपटीशन में लगा पड़ा है, तो ऐसा आपको ऐसा माहौल जो है क्रिएट नहीं करना है क्लासरूम में। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शिक्षार्थी विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए जो है अभिप्रेरित करेगा, यानी मोटिवेशनल जो है उसको करेगा। तो पहला है वे कार्य देना जो बहुत सरल हो, यानी अगर बहुत इजी आप टास्क दे रहे हो बच्चों को तो बच्चे कर लेंगे, उसमें कोई प्रभावशाली इसमें पद्धति नहीं होगी। ठीक है, अगला है प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर जो है उत्पन्न करना, या फिर पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो इसमें आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सही होगा, यानी कि क्या करोगे आप इसके फोल्डिंग दोगे बच्चों को। अगर बच्चे कहीं पे दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप उनको क्या कर रहे हो, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहे हो। ठीक है, कहीं पे थोड़े से संकेत दे दिए, कहीं पे हिंट वगैरह दे दी, कहीं पे थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो इससे क्या होगा बच्चे को मूव करने में इजी रहेगा। मान लीजिए अगर उसको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, उसको आती हुई चीजें भी नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप उसको थोड़ी सी हेल्प अगर कर रहे हो तो बच्चा क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसके फोल्डिंग जो है क्या है और आपका जेड हुआ, एमके क्या हुआ, तो ये हम लोग 1 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको हेल्प दी गई, ये आपका दायरा है, ये आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका हो जाता है जेड। ठीक है, आपकी संभावना है कि आप खुद से जो है ग्रो यहाँ तक कर लोगे, कि आपका डेवलपमेंट यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे कि आप सीटेड मान लीजिए, सीटेड आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, सीडीपी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आप सीडीपी का पेपर आपने सॉल्व किया, ठीक है, आपके नंबर जो आ रहे थे उसमें 20 आ रहे थे, खुद से सॉल्व करने पे क्या है 20 नंबर आ रहे थे आपके। अब आपकी संभावना थी कि हम 30 ऑफ 30 ला सकते हैं। ठीक है, 30 ऑफ 30 आपके आ सकते थे, तो 30 ऑफ 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि खुद से जो है 20 ही आप आ रहे थे। अब आपकी संभावना है कि आप चाहते हो कि मेरा ग्रो यहाँ तक होगी, 30 ऑफ 30 में लेके आ जाऊं, तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए होगी। अब हेल्प किसी बुक से भी आप लोगे, मॉक टेस्ट भी लगाओगे, ऑनलाइन कोचिंग भी कर लोगे, आप ऑफलाइन होगा या कोई आपका फ्रेंड होगा आप उससे नोट्स ले लोगे, तो मतलब जिससे भी आप हेल्प लोगे, जो भी रिसोर्स होगा, आपका यूट्यूब भी हो सकता है, तो जिससे आप हेल्प ले रहे हो वो आपके लिए क्या हो जाता है, एमके हो जाता है। यानी कि एमकेओ जो होता है वो आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैथ का कोई अगर सवाल है, आपसे नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो जो कि उम्र में छोटा है, या फिर अपने बहन से पूछ रहे हो जो कि आपसे एज में छोटी है, तो उस टाइम के लिए यानी आप उससे नॉलेज ले रहे हो, तो उस टाइम के लिए क्या है, आपके लिए एमकेओ हो जाएगी। ठीक है, कोई भी हो, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिससे भी आप मदद ले रहे हो। ठीक है, तो वो हो जाता है आपके लिए एमकेओ। जैसे कि मान लीजिए अगर छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल जब चला रहा होता है तो पीछे से जो पकड़ता है व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, तो वो जो हेल्प दे रहा है वो क्या होगा, एमकेओ हो गया। लेकिन जो हेल्प वो दी जा रही है, जो आप मतलब पीछे साइकिल पकड़ी जा रही है फिर बच्चा चला रहा है, तो वो दिख तो नहीं रही हेल्प, ठीक है, बट क्या है वो हेल्प जो दिख नहीं रही है वही आपकी हो जाती है इसके फोल्डिंग। क्योंकि जो एमकेओ होता है, जो व्यक्ति साइकिल पीछे पकड़े हुए होता है, वो वहां पे उसको सपोर्ट कर रहा होता है जहां पे बच्चे गिरने, मतलब ऐसा फील होता है कि बच्चा गिर जाएगा या फिर बच्चा नहीं चला पाएगा, तो वो जो हेल्प दी जाती है उसको कहते हैं इसके फोल्डिंग। और जो बच्चे की संभावना है कि बच्चा साइकिल एक दिन चला लेगा, तो वो आपका जेडपीडी हो जाता है, और जो हेल्प कर रहा होता है वो आपका क्या होता है, एमकेओ हो जाता है। ठीक है, तो जो बात कही जा रही थी सीडीपी की, कि आपके खुद से आ रहे थे 20 नंबर, अब आपने किसी की हेल्प ले ली, तो अब आप जब किसी की हेल्प लोगे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, एमकेओ हो जाएगा। ठीक है,
और जो संभावना है जो आप खुद से कर पा रहे हो, जो आपकी संभावना है ग्रो करने की, तो इसके बीच का जो दायरा होता है उसको कहते हैं जेडपीडी। ये बातें ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अगर आप अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइगोस्की से। आपका हिंदी हो गया, आपका सीडीपी हो गया, तो मतलब हमेशा कंपलसरी है। जो कहते हैं नहीं सीटेट के फेवरेट कुछ टॉपिक हैं तो वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो वाइगोस्की है, जीन प्याजे हो गया, आपका नॉम चॉम्स्की हो गया, कुछ कोहलबर्ग हो गए, हावर्ड गार्डनर हो गए, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एमकेओ कौन है, जेडपीडी क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बात कही गई, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि बच्चे का जो चिंतन है उसके बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। पहला है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की जो है लालसा होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अगर उनके आसपास कोई दुर्घटना हुई, बच्चे अगर कुछ खेल रहे हैं तो उसमें बच्चे अपना अनुभव लगाते हैं। ठीक है, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ ये ऐसे ना हो कि ऐसे हुआ होगा, कुछ उसमें अपनी भी थिंकिंग जो है, अपना भी लॉजिक जो है ऐड करते हैं। तो ये बात तो आपका सही है। उनमें जो है जिज्ञासा भी होती है कि हाँ, उनको मतलब छानबीन करने की भी उनकी जिज्ञासा रहती है कि हाँ, हर पक्ष वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो घटना घटी है या फिर जो ये एक्टिविटी हुई है तो इसमें क्या है इसका, वो हर पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। अगला है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को अब आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बचपन से उसमें क्या होती है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, उनमें जिज्ञासा होती है कि कुछ नया करने की, कुछ नई चीज जानने की। ठीक है, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं उनका हर बात में मन लगता है। अगर आप घर में बात कर रहे हो अपनी माँ से या फिर आपस में भी, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि क्या, अच्छा ये नहीं ऐसे। बच्चे मतलब हर बात में उनका क्या होता है, उनकी जिज्ञासा होती है कि हमको भी पता चले, कुछ नया हम सीखे, कुछ नया करें। इस वजह से बच्चे बचपन से यानी जन्मजात उनमें ये क्षमता पाई जाती है। अगला है, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर आसपास की घटनाओं के बारे में बच्चे को पता चलता है तो उसमें कुछ अपनी राय लगाते हैं, अपना कुछ अनुभव देते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही, लेकिन हमको क्या देना है, ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपका होगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कहना गलत होगा कि बच्चे जो है खुद से नहीं सोच सकते। बच्चे में खुद से सोचने समझने की क्षमता होती है, यहाँ तक कि बच्चे लैंग्वेज भी एक्वायर करने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति में जो है जन्मजात क्षमता पाई जाती है भाषा को सीखने की। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका निगेटिव है, निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 4 ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7। इसमें बात कही गई है, अधिगम एक डैश डैश और डैश प्रक्रिया है। यानी जो लर्निंग है आपकी वो कैसी प्रक्रिया, सरल है, व्यक्तिगत है, या फिर जटिल और निष्क्रिय है, या फिर जटिल और सक्रिय है, या फिर सरल और रेखीय है। तो लर्निंग जो आपकी होती है वो हमेशा एक सीक्वेंस में नहीं होती है। किसी दिन आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लेते होगे, किसी दिन आप थोड़ा नहीं करते होगे, किसी दिन आप मोटिवेशन आपको मिल जाती होगी तो आप मतलब डेली, तो जरूरी नहीं कि आप 5 घंटे ही पढ़ाई कर रहे हो सकता है डेली कभी आप 5 घंटे भी पढ़ लो, तो कभी आप 7 घंटे भी पढ़ते हो, कभी आप 2 घंटे भी पढ़ते हो। तो लर्निंग जो होती है हमेशा जरूरी नहीं कि वो हमेशा सीक्वेंस में यानी बराबर होती जाए। ये क्या है, वर्तुलाकार में होगी, कभी ज्यादा होगी तो कभी कम होगी। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई सरल और व्यक्तिगत होती है या फिर जटिल और निष्क्रिय होती है, तो जटिल और निष्क्रिय नहीं होगी। अगर लर्निंग हो रही है तो वो सक्रिय रहेगी। ये तो नहीं कि लर्निंग हो रही हो आप निष्क्रिय हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लर्निंग तभी होगी जब आप सक्रिय होगे। तो इसमें आपका फर्स्ट भी नहीं होगा, आपका सेकंड भी नहीं होगा। रेखीय बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि एक सीक्वेंस में लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए किसी दिन आप 1 घंटा पढ़ोगे तो किसी दिन हो सकता है आधा घंटा भी ना पढ़ो, किसी दिन हो सकता है आप 5 घंटे पढ़ लो। तो ये कहना गलत होगा कि ये रेखीय होती है, एक सीक्वेंस में हो रही होती है। ऑप्शन जो आपका होगा थर्ड सही होगा, क्योंकि जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और साथ में एक्टिव भी है। यानी अगर आप एक्टिव नहीं हो तब भी आप लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन मच बेटर है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश डैश चाहिए। यानी कि जो लर्निंग हो रही है क्लासरूम में उसको अर्थपूर्ण बनाना है, यानी मीनिंगफुल जो है लर्निंग बनानी है। तो एक अध्यापिका को क्या करना होगा अपने क्लासरूम में? सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को इंक्लूड करना होगा, या फिर टाल देना होगा, या फिर उपेक्षित यानी उसकी अपेक्षा कर देनी होगी, या फिर अनदेखा कर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। को समझना होगा तभी जाके क्लासरूम की जो लर्निंग है वो बेहतर होगी। मान लीजिए अगर बच्चे हैं, अगर आप उनके कल्चर को ही ध्यान नहीं दे पा रहे हो, वो किस बैकग्राउंड से आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका क्षेत्रीय प्रभाव बच्चे पे है या नहीं, वो किस बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं, तो इन सभी को आप जब ध्यान दोगे तभी जाके क्लासरूम जो है मीनिंगफुल बन पाएगा, तभी जाके जो है सुसाध्य बनेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि बच्चा बहुत पिछड़े वर्ग से आया हुआ है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं मिल पाए, बच्चे का बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया है, तो बच्चे की नीड के अनुसार हमको हेल्प करनी है। अगर आप सभी पे नहीं ध्यान दे रहे हो, बच्चे की जो लैंग्वेज क्या रही है, मदर टंग क्या है, मान लीजिए बच्चे को इंग्लिश आती ही नहीं और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की लैंग्वेज क्या है, बच्चा किस धर्म से है, मतलब बच्चे का क्या कल्चर है, बच्चे का क्या बैकग्राउंड रहा है, तो सबको क्या है हमको समझना होगा, तभी जाके क्लासरूम की जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल बन पाएगी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 है, एक डैश डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। यानी कि एक जो टीचर है वो क्या कर रही है, शास्त्र व आकलन की जो विधियां हैं विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जो जरूरतें हैं उनके अनुसार क्या कर रही, परिवर्तित कर रही है। यानी कि जो बच्चे की नीड है उसमें परिवर्तन ला रही है और बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर रही हैं। तो ये जो लर्निंग हो रही है वो कैसी होगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, या फिर व्यवहारवादी है, या फिर अध्यापक केंद्रित है, या फिर प्रगतिशील है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। बच्चे की नीड के अनुसार अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो क्लासरूम जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो जाएगी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी, व्यवहारवादी भी नहीं होगी, आपका अध्यापक केंद्रित भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है, बच्चा जो है सेंटर में है। तो इसमें आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो जाएगी, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा हो जाएगी। तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो बच्चे के लिए होता है, बच्चा जो है सिस्टम के लिए नहीं होता है। अगर ग्रो नहीं हो पा रहा है, अगर लर्निंग प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, तो हमको क्या करना है, सिस्टम में परिवर्तन लाना है, अपने मेथड में परिवर्तन लाना है, अपने एग्जाम्पल में परिवर्तन लाना है। जो आप एग्जाम्पल दिखा रहे हो, जो उदाहरण दे रहे हो, एक्टिविटी करा रहे हो, उसमें परिवर्तन लाना है, ना कि बच्चे में लाना है। ठीक है, तो जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। अगर कोई परिवर्तन करना है तो आप सिस्टम में करिए, ना कि बच्चे में। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें बात कही गई है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। यानी जो विद्यालय है, अगर बच्चे जो अपना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे जो असफल हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? पहला है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक जो है पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो अगर बच्चे का ग्रो नहीं हो पा रहा है, बच्चा सफल नहीं हो पा रहा है, बच्चा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, तो आप हेरिडिटी को जो है अहमियत देंगे कि हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ बच्चे को आप बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हेरिडिटी जो है वो रोल करती है बच्चे का ग्रो होने में 50%, लेकिन 50% जो है वो एनवायरमेंट भी होता है। तो विद्यालय का एनवायरमेंट कैसा रहा, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, वो भी मैटर करता है। तो ये कहना गलत होगा कि बच्चा जो है पैदाइशी ही कमजोर है, यानी उसकी हेरिडिटी में ही नहीं था कि वो ग्रो करेगा, और उसको क्या करोगे आप विद्यालय से निकाल दोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि एनसीएफ भी इस पे जोर नहीं देता है, और ना ही आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, सूचित करता है कि अभिभावकों ने में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का जो सामर्थ्य नहीं है। तो ये भी कहना गलत होगा। जरूरी नहीं है जिसके पेरेंट्स अच्छे ना हो पढ़ने में तो उसके बच्चे अच्छे नहीं होंगे, या फिर जिनके बच्चे अच्छे होंगे पढ़ने में, तो ये मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं है तो क्या उनके पेरेंट्स भी बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे? तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। यानी कि जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, जिनको बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं दिए गए हैं, तो उनमें क्या है, लर्निंग करने की क्षमता ही नहीं है।
तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर वो उनमें क्षमता ही ना हुई होती तो आज इतना मतलब बहुत अच्छा काम ना करके गए होते। ठीक है, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बच्चा कहीं भी रुक रहा है, बच्चे का ग्रो कहीं नहीं हो पा रहा, बच्चा अगर सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं टीचर में समस्या है। टीचर जो है बच्चे को इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, टीचर जो है सभी बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, टीचर जो है सभी बच्चे की लैंग्वेज को, बच्चे का कल्चर क्या है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, सभी को इंक्लूड नहीं कर पा रहा है, सभी को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि अगर बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है, बच्चा जो सफल नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, बच्चे में कमी है या फिर बच्चे को आप बाहर कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने सिस्टम में परिवर्तन लाइए, अपने मेथड में परिवर्तन लाइए, कुछ नई एक्टिविटी कराइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे भी बच्चे को इंटरेस्ट आए आपको इंटरेस्ट लाना है, और सभी बच्चे की लैंग्वेज जो है उसको आपको इंक्लूड करना है। क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेज को प्रयोग करना है जो सभी बच्चे इंक्लूड कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विद्यालय में कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन हुई है कि बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो पाया है, तभी जाके बच्चा जो है असफल हुआ है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें बात कही गई है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, यानी अगर समूह में आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे को पढ़ा भी रहे हो, यानी एक दूसरे से कहीं पे समस्या आ रही है तो आप पूछ रहे हो, तो जो ये हो रही है लर्निंग, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, यानी कि अगर ग्रुप लर्निंग हो रही है तो बच्चे का ध्यान भंग होगा, और साथ ही साथ ये प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति भी नहीं है, तो ये कहना आपका गलत होगा। अगर ऐसा होता तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी ना जोड़ देती कि जो हमको क्या करना है, ग्रुप लर्निंग करवानी है, या फिर आपके वाइगोस्की जो है वो तो कहते ही हैं कि हमको क्या बच्चे को करना है, ग्रुप लर्निंग करवानी है, कोलाबोरेटिव जो है लर्निंग करवानी है, कि बच्चे क्या करें, इंक्लूड हो, एक दूसरे की मदद करें, तो उसमें क्या होगा, बच्चे में सहयोग की भी भावना आएगी, और साथ ही साथ जो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे होंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी उनका आएगा। वो जो समूह में सीखते हैं तो वो जो सीख रहे होते हैं उनके दिमाग में स्थायी रूप से बैठता भी है, सारे सेंस उनके इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा। अगला है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति जो है उत्पन्न होती है, जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा होगी, अगर क्लासरूम में अगर आप ग्रुप लर्निंग करवा रहे हो तो प्रतिस्पर्धा आएगी, यानी एक दूसरे में कंपटीशन की भावना आएगी, और साथ ही साथ जो अधिगम होगी उसमें रुकावट पैदा करेगी, तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि ग्रुप लर्निंग जो होती है वो रुकावट पैदा नहीं कर रही होती, बल्कि जो है क्या, प्रोग्रेस कर रही होती है। ठीक है, अगला है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर जो आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला है, बच्चों में भ्रांत उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो बच्चे में क्या है, भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि और अच्छे से क्लियरिटी आ रही होती है, अगर कोई कंफ्यूजन होती तो एक दूसरे की मदद से सॉल्व हो जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसमें गलत धारणा बनी हुई कि ये क्वेश्चन ऐसे ना हो क्योंकि ऐसे होगा, बट दूसरे बच्चे को आ रहा होता है तो वो बता देगा ये ऐसे नहीं, ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो उनमें जो है गलत भ्रांतियां नहीं आएंगी, ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बल्कि क्या है, और अच्छे से क्लियरिटी आएगी किसी भी टॉपिक पे अगर उनको समस्या हुई है। तो ऑप्शन जो आपका है थर्ड सही होगा, यानी कि बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का जो है आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप से उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर ग्रुप लर्निंग हो रही होगी तो एक दूसरे की मदद के साथ साथ क्या है, उच्च संज्ञानात्मक, यानी उनका डेवलपमेंट बेस्ट होगा, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, यानी जो बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा होता है उसमें विद्यालय की क्या भूमिका होती है, विद्यालय जो है वो कौन सी एजेंसी के अंतर्गत आता है, तो आपका प्राथमिक है, द्वितीय कारक है, उपयुक्त की कोई भूमिका नहीं है, या फिर की जो है बहुत कम भूमिका होती है। यानी बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा होता है क्या उसमें विद्यालय की भूमिका नहीं होती है। तो जन्म के बाद सबसे पहले बच्चा घर में आता है, घर के लोगों के संपर्क में आता है, उसके बाद आस पड़ोस, लेकिन घर के बाद जो सबसे ज्यादा टाइम बच्चा बिताता है वो उसका विद्यालय ही होता है। तो विद्यालय का बैकग्राउंड कैसा है,
विद्यालय का कल्चर कैसा है, विद्यालय का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे का सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर विद्यालय का जो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो बच्चे का ग्रो अच्छे से नहीं हो पाएगा, बच्चा अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये कहना गलत होगा कि बहुत कम भूमिका है, ये भी कहना गलत होगा कि कोई भूमिका नहीं होती है। अब इसमें फर्स्ट एजेंसी या सेकेंड एजेंसी इस पे बात है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी कि द्वितीय कारक आपका है, यानी सेकेंड एजेंसी हो जाएगा। फर्स्ट एजेंसी में आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में परिवार ही रहेगा, यानी कि अगर फर्स्ट एजेंसी कहीं पे है और अगर परिवार दिया है तो सिंपल सी बात है, आप कुछ भी मत देखिए, परिवार के साथ जाइएगा। फर्स्ट एजेंसी में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है परिवार, क्योंकि फैमिली ही फर्स्ट एजेंसी रहती है। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले परिवार के ही संपर्क में आता है, परिवार से ही सब कुछ वो सीखता है धीरे धीरे करके, फिर क्या करता है, आस पड़ोस के लोगों से मिलता है, अपने फ्रेंड बनाता है, फिर धीरे धीरे विद्यालय जाता है। तो जो विद्यालय यानी फर्स्ट जो एजेंसी है वो आपका फैमिली हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भी संपर्क में आता है, सोशल मीडिया हो गया, विद्यालय हो गया, मार्केट हो गया, कहीं से भी अगर कुछ सीख रहा है, ट्यूशन हो गया, तो ये सब सेकेंड एजेंसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और डाउट क्लियर कर लीजिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है, जो फर्स्ट एजेंसी आपका दिया होगा परिवार और साथ में दिया होगा पास पड़ोस, ठीक है, कभी कभी पास पड़ोस भी दे देता है परिवार के साथ ही। तो परिवार के साथ अगर पास पड़ोस दिया है तो वो भी आपका फर्स्ट एजेंसी में ही जाएगा। ये डाउट मत रखिएगा कि पास पड़ोस जो दिया गया है, ठीक है, ये आपका सेकंड एजेंसी में जाएगा, ऐसा नहीं। अगर परिवार के साथ पास पड़ोस दिया है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में यानी फर्स्ट एजेंसी में ही जाएगा। तो ये भी डाउट ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि परिवार के साथ क्या है, पास पड़ोस जोड़ देंगे तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि पास पड़ोस तो सेकंड एजेंसी के अंतर्गत जाता है। ठीक है, तो ये डाउट मत रखिएगा, इसमें आपका फर्स्ट एजेंसी ही होगा, क्योंकि जो फैमिली है वो फर्स्ट एजेंसी के ही अंतर्गत जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? यानी कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि बच्चे का जो चिंतन है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा क्या है, अलग होता है, यानी जो उनका होता है क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो डिफरेंस होता है। तो इसमें आपके हार्वर्ड गार्नर है, कोहलबर्ग हैं, जीन पियाजे हैं, या फिर लेव वाइगोस्की हैं। तो इसमें जो बात कही जा रही है, यानी बच्चे जो होते हैं और जो वयस्क होते हैं, तो वो सोचते सभी हैं, यानी अगर छोटा बच्चा है तो वो भी अपना दिमाग लगा रहा है और बड़ा जो व्यक्ति है वो भी अपना दिमाग लगा रहा है। बस फर्क क्या रहता है कि बच्चा जो छोटा है वो अपने खिलौने के बारे में सोच रहा होगा, उसको भूख लगी होगी तो वो दूध के बारे में सोच रहा होगा, कुछ खाने के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होगा वो अपने पेपर के बारे में सोच सकता है, अपनी जॉब के बारे में होगा, उसका मतलब हर व्यक्ति का अपना अलग होगा थिंकिंग। लेकिन ये कहना गलत होगा कि बच्चा जो है वो वयस्कों की अपेक्षा कम सोच पा रहा है, या फिर वयस्क जो है छोटे बच्चे की अपेक्षा ज्यादा सोच पा रहे हैं, नहीं। क्या फर्क रहता है, प्रकार में, यानी कि प्रकार जो है वो भिन्न होते हैं। छोटा बच्चा है खिलौने के बारे में सोच रहा है, बड़ा व्यक्ति जो है अपनी जॉब के बारे में सोच रहा है, अपने कल्चर के बारे में यानी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो फर्क रहता है यानी प्रकार में। बाकी क्वांटिटी यानी मात्रा कितनी है ये कह नहीं सकते कि छोटा बच्चा जो 250 ग्राम ज्यादा सोचता है आपसे, या फिर बड़ा व्यक्ति जो है वो 250 ग्राम ज्यादा सोच रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि मैं जब छोटा था तो मेरी जो समझ थी वो 50 ग्राम थी, अब मैं बड़ा हो चुका हूं तो मेरी समझ 250 ग्राम हो गई। ये भी आप नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसको माप नहीं सकते। ये समझ जो है टाइम के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन उसमें क्या प्रकार में चेंज आता रहता है। बाकी थिंकिंग जो है, बाकी सोचने की जो क्षमता है, जो छोटे बच्चे में होती है वही आपके बड़े में भी होती है। तो फर्क क्या रहता है, सिर्फ प्रकार में, यानी कि प्रकार जो है वो चेंज रहता है, क्योंकि छोटा बच्चा अपने लेवल से अपने स्तर पे सोच रहा होगा, बड़ा व्यक्ति जो अपने लेवल में अपने स्तर से सोच पा रहा होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि छोटे बच्चे से ज्यादा बड़े बच्चे में 50 ग्राम जो है समझ बढ़ गई है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है डाउट मत रखना। तो इसमें आपका आंसर जो है यानी हार्वर्ड गार्नर है। तो हार्वर्ड गार्नर जो है मल्टीपल इंटेलिजेंट की इन्होंने थ्योरी दी। तो इसमें बात कही जा रही है वयस्क और बच्चों के बारे में कि उनकी थिंकिंग जो है वो अलग होती है, या फिर जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है। ठीक है, कोहलबर्ग जो है आपके ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। अब जीन पियाजे जो है यानी वाइगोस्की जो है, इन्होंने सोशल कल्चर अप्रोच दिया, यानी सब कुछ जो क्या एनवायरमेंट के अंतर्गत होता है। आपके जीन पियाजे आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे क्या है, ये मानते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है
और जो एडल्ट हैं उनमें क्या है, क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब कि वयस्क जो है वो भी सोच रहे हैं, छोटा बच्चा भी सोच पा रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वयस्क की अपेक्षा छोटा बच्चा 50 ग्राम कम सोच पा रहा है और बड़े बच्चे ज्यादा सोच पा रहे हैं, ऐसा नहीं। थिंकिंग दोनों लोगों की चल रही है, बट क्या है, प्रकार में डिफरेंस है। छोटा बच्चा अपने खिलौने के बारे में सोच पा रहा होगा, बड़ा बच्चा अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतन कर रहा होगा। तो ये इसमें प्रकार में चेंजमेंट है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मात्रा में बराबर है या फिर ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में जो है पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है, यानी डेवलपमेंट जो है आपका हेरिडिटी निश्चित करती है कि आपका डेवलपमेंट जो है कितना हो पाएगा। तो ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी फिक्स नहीं होती है और ना हेरिडिटी फाइनल करती है कि बच्चे का ग्रो कितना हो पाएगा। बचपन के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम थोड़ा बहुत गेस करते हैं कि हाँ बच्चा इस क्षेत्र में जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर छोटा बच्चा है, उसको डांसिंग बहुत पसंद है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि बच्चा हो सकता है डांसर बने। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि बच्चे का जो ग्रो होता है 50% इन्वायरमेंट और 50% आपका हेरिडिटी होता है। ठीक है, तो अगर उसकी हेरिडिटी जो थी कि वो डांसर बनेगा, आपने जो थोड़े बहुत उसके लक्षण देख के बोले, लेकिन अब उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया। मान लीजिए ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया जहाँ पे उसको ना डांस करने का कोई प्रैक्टिस मिल रही, ना वैसा माहौल है। अब उसको सिर्फ क्या करना है, ऐसा माहौल मिल रहा है जिसपे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो बच्चे का जो है इन्वायरमेंट है उसमें चेंजमेंट आया और बच्चे की हेरिडिटी में परिवर्तन आएगा। तो आप एनवायरमेंट और हेरिडिटी से फिक्स नहीं कर सकते कि बच्चे का ग्रो जो है किस क्षेत्र में हो पाएगा। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। विकास एक सरल और एक द्वितीय प्रक्रिया है, तो ये भी कहना गलत होगा कि विकास जो है एक सरल और एक द्वितीय प्रक्रिया होता है। ठीक है, क्योंकि एक सरल नहीं, ये क्या है, एक वर्तुलाकार में आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, कभी ज्यादा कभी कम। अगला है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, या फिर संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय से होता है। तो ये आपका कहना गलत होगा कि एक ही क्रम और एक ही सुनिश्चित समय में होता है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं अगर आपके घर में, एक बच्चा जो है उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, और दूसरा बच्चा है उसको आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जो जिस बच्चे को आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे, वो जिस बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उस बच्चे की अपेक्षा जो है ये बच्चा जल्दी इसका ग्रो होगा। ये खड़े होना जल्दी सीखेगा, बैठना जल्दी सीखेगा, चलना जल्दी सीखेगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसपे आपने ध्यान नहीं दिया है, वो बच्चा क्या है, बैठेगा तो लेट में, चलना भी लेट में सीखेगा, बोलना भी लेट में सीखेगा, यानी उसका ग्रो जो है, उसका जो डेवलपमेंट है वो इस बच्चे की अपेक्षा कम होगा। तो इस वजह से कहना गलत होगा कि हर बच्चे का जो है डेवलपमेंट एक ही निश्चित क्रम में होगा, सुनिश्चित समय पर होगा। क्योंकि बच्चे का जैसा माहौल दिया जाएगा, बच्चे को जैसे केयर की जाएगी, बच्चे का वैसा डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो कम टाइम में बच्चा हो सकता है बैठना भी शुरू कर दे और चलना भी शुरू कर दे। ठीक है, तो ये कहना आपका गलत होगा। आंसर जो आपका इसमें सही हो जाएगा वो थर्ड है, यानी कि बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक हैं, उसमें सभी में विविधता होती है। क्योंकि ये जरूरी फिक्स नहीं है कि क्योंकि आप कहीं भी जाएं सभी का कल्चर जो है वो चेंज होता है। तो सभी बच्चे का जो कल्चर है, संस्कृति, उसमें विविधता पाई जाती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 पे। अगला है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, यानी कि बाल्यावस्था की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, उसका मुख्य जो प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो पहला है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, या फिर प्रतीकात्मक खेल का उभरना, या फिर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इसमें बात जो कही जा रही है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट इसमें सही होगा जो कि मध्य बाल्यावस्था को जो संबोधित कर रहा हो, यानी मिडिल चाइल्डहुड को जो है
अप्रिशिएट कर रहा हो, कि बता रहा हो कि हाँ बच्चा जो है मिडिल चाइल्डहुड में है। तो आपका पेशी कौशल के समग्र शारीरिक वृद्धि में तेजी से विकास ये आपका नहीं होगा। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में नहीं होती, क्योंकि बच्चा जो है अभी छोटा है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना या फिर तर्क संगत में, तो प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो आपका मच बेटर है वो आपका 4 है, क्योंकि तर्क संगत विचारों का जो है विकास होता है, यानी बच्चे का कैसे उसके फ्रेंड है, कैसा माहौल है, वो भी फर्क करता है। और साथ ही साथ कि प्राकृतिक रूप में मूर्त जो होती है, यानी कि बच्चे जो थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं वो कब करते हैं, जो उनके सामने प्रेजेंट है, यानी उन वस्तु के बारे में वो सोच समझ पा रहे हैं, तर्क वितर्क कर पा रहे होते हैं जो उनके सामने प्रेजेंट है, जो चीज वो देख पा रहे हैं, जो चीज वो महसूस कर पा रहे हैं, उनके बारे में वो सोचना समझना स्टार्ट कर देते हैं जब बच्चे मिडिल चाइल्डहुड में होते हैं। लेकिन जो अमूर्त होता है, जो बच्चे के सामने प्रेजेंट ना हो, बच्चे के सामने क्या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो आती है आपकी 7-11 से 15 वर्ष की उम्र में। तो मिडिल जो यानी कि मिडिल जो चाइल्डहुड है ये आपका 7 से 11 वर्ष की उम्र में आएगा। तो इसमें बच्चे का क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं हो चुकी होती है। बच्चे के जो सामने प्रेजेंट है उसके बारे में बच्चा सोच पाएगा, जो चीज़ों देख रहा है, जो महसूस कर पा रहा है, उनके बारे में बच्चा तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी 15 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, कल हम लोग 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, 3 बजे यही क्लास आपको मिल जाएगी, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, यानी कि 15 आपके कितने सही हुए हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। कल से इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे कल की क्लास में। तो कल की क्लास को भी अच्छे से ज्वाइन करिएगा 3 बजे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।